अंधेरा खाली होता है जब आप रात को अपनी चादर ओढ़ कर लेटे होते हैं और कमरे के कोने में वो परछाई थोड़ी सी हिलती है। क्या वो बातें सिर्फ आपका वहम है या कोई है जो आपकी सांसों की गिनती कर रहा है? स्वागत है आउल शेड पर, जहां हम उन दबी हुई चीखों को आवाज़ देते हैं जो जंगलों के सन्नाटे में कहीं खो गई थी। आज रात की दास्तां एक ऐसे इंसान की है जिसने सन्नाटे को छेड़ने की गलती कर दी। अपने हेडफोन्स कस लीजिए और दरवाज़ा लॉक कर लीजिए, क्योंकि अब कहानी शुरू होती है। पिछली कड़ी में हमने देखा कि लियम जंगल के बीच बने उस पुराने केबिन में एक भयानक मिमिक प्राणी के साथ कैद हो गया है। वो प्राणी न सिर्फ लियम की आवाज़ बल्कि उसकी मरी हुई माँ की आवाज़ भी हूबहू निकाल सकता है। खुद को बेडरूम में बंद करने के बाद लियम ने रेंजर वैन्स की एक छिपी हुई 3.57 मैग्नम रिवॉल्वर ढूंढ निकाली है। लेकिन राहत की सांस लेने का वक्त नहीं है, क्योंकि बेडरूम का दूसरा दरवाज़ा, जो एक अंधेरे गलियारे से जुड़ता है, अब धीरे धीरे खुलने लगा है। उस रिवॉल्वर का वजन मेरे हाथ में किसी लंगर जैसा भारी महसूस हो रहा था। यह सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं था, ये मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। मेरी हथेली पसीने से गीली थी और मुझे डर था कि कहीं ट्रिगर दबाते वक्त मेरा हाथ फिसल न जाए। मेरे सामने वाला कनेक्टिंग दरवाज़ा इंच इंच खुल रहा था। क्रीक। जंग लगे कब्जों की आवाज़ उस खामोश कमरे में किसी कील की तरह चुभ रही थी। मैंने रिवॉल्वर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और सीधा उस खुलती हुई दरार की तरफ तान दिया। अंदर मत आना, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें अब एक नई धार थी, गन पाउडर की धार। मैं गोली मार दूंगा, कसम से मैं मार दूंगा। दरवाज़ा रुक गया। एक पल के लिए वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। मेरी धड़कनें मेरे कानों में बज रही थीं, धक 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 धक। फिर उस अंधेरे गलियारे से उस प्राणी ने बात की, लेकिन इस बार उसने मेरी आवाज़ नहीं चुराई। इस बार उसने अपनी असली आवाज़ का इस्तेमाल किया। ये आवाज़ गीली थी, जैसे कोई गले में खून भरकर बोल रहा हो, घर घर आती हुई, अमानवीय खिलौना। उसने रिवॉल्वर का मजाक उड़ाया था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, दरवाजे की दरार से काला साया बिजली की तेज़ी से अंदर की तरफ लपका। मेरा दिमाग सोचने से पहले ही प्रतिक्रिया कर गया। मैंने ट्रिगर दबा दिया। ढाएं। वो धमाका किसी बम फटने जैसा था। उस छोटे से बंद कमरे में .357 मैग्नम की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे कान तुरंत सुन हो गए। एक तीखी पी की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजने लगी। रिवॉल्वर की नाल से निकली आग ने एक पल के लिए कमरे को दिन की तरह रोशन कर दिया। उस एक सेकंड की रोशनी में मैंने उसे देखा। वो ज़मीन पर रेंगते हुए अंदर आ रहा था, बिल्कुल किसी छिपकली की तरह। उसका शरीर मुड़ा तोड़ा था, उसकी पसलियाँ त्वचा से बाहर झांक रही थीं। गोली उसे नहीं लगी थी। गोली उसके ठीक बगल में लकड़ी के फर्श पर जा लगी थी, जिससे लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ गए थे। वो चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि खिलौना इतना शोर करेगा। वो पीछे हटा, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो अभी भी दरवाजे की चौखट पर आधे अंधेरे और आधी रोशनी के बीच दुबका हुआ था। उसकी पीली आंखें मेरी आंखों में गड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी। अब वहाँ गुस्सा था, शुद्ध जंगली गुस्सा। मेरे हाथ झटके की वजह से ऊपर उड़ गए थे। मैंने जल्दी से निशाना दोबारा साधने की कोशिश की। मेरे कान अभी भी बज रहे थे। मुझे अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। पीछे हटो, मैंने फिर चिल्लाया, हालांकि मुझे खुद अपनी आवाज़ पानी के अंदर से आती हुई लग रही थी। उसने अपना मुंह खोला और मेरे ऊपर हिस किया। ये बिल्ली की फुफकार जैसा था, लेकिन 100 गुना ज़्यादा तेज़। उसके मुंह से लार टपक रही थी। मैंने दोबारा ट्रिगर पर उंगली कसी। क्लिक। नहीं नहीं, मैंने हैमर को पीछे नहीं खींचा था। ये डबल एक्शन रिवॉल्वर थी। ट्रिगर भारी था। उसने मेरी हिचकिचाहट को भांप लिया। वो मांसपेशियों का एक तनावपूर्ण बंडल बन गया, छलांग लगाने के लिए तैयार। लेकिन तभी बाहर से एक आवाज़ आई, जंगल से। केबिन के बाहर उन बाकी प्राणियों ने गोली की आवाज़ सुन ली थी। एक साथ कई सारी चीखें गूंज उठीं। आओ। ये भेड़ियों की आवाज़ नहीं थी, ये उन राक्षसों की सामूहिक चीख थी जो अपने साथी को खतरे में पाकर उसे बुला रहे थे, या शायद वे भोजन की महक पाकर उत्साहित हो रहे थे। कमरे के दरवाजे पर बैठा वो प्राणी उन आवाज़ों को सुनकर विचलित हो गया।
उसने अपना सिर घुमाकर खिड़की की तरफ देखा, जहाँ से उसके साथी उसे पुकार रहे थे। ये मेरा मौका था। मैंने पूरी ताकत से ट्रिगर दबाया। धाएं। दूसरी गोली चली। इस बार निशाना नहीं चूका। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकली। काला खून और मांस का एक टुकड़ा हवा में उड़ा। स्क्रीच! उसने एक ऐसी चीख मारी जो इंसान के गले से निकलना नामुमकिन था। ये कांच टूटने जैसी तीखी चीख थी। वो दर्द से बिलबिलाया, पीछे की तरफ लुढ़का और उस अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और उसे ज़ोर से बंद कर दिया। मैंने पास पड़ी एक भारी संदूक को घसीटा और दरवाजे के आगे लगा दिया। मैं फिर से बंद था। सुरक्षित? शायद नहीं। मेरे कान अभी भी सू सू कर रहे थे। हवा में बारूद की तीखी कड़वी गंध भर गई थी। मेरा कंधा झटके से दुख रहा था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। पहले वे मेरे साथ खेल रहे थे, वे मुझे धीरे धीरे डरा रहे थे, लेकिन अब मैंने उनमें से एक को चोट पहुंचाई थी। मैंने खून बहाया था। बाहर जंगल का शोर अब और बढ़ गया था। वे अब कार के पास नहीं थे। मैं उनकी भारी कदमों की धमक कैबिन के पोर्च पर सुन सकता था। धम धम धम। वे पोर्च पर दौड़ रहे थे। वे दीवारों को खुरच रहे थे। वे छत पर कूद रहे थे। खिर्च खिर्च। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कैबिन चूहों से घिर गया हो। बस फ़र्क ये था कि ये चूहे इंसान के आकार के थे और मुझे चीर फाड़ कर खाना चाहते थे। मुझे एहसास हुआ कि बेडरूम अब सुरक्षित नहीं है। अगर वे खिड़कियां तोड़कर अंदर आ गए तो मैं यहाँ कोने में फंस कर रह जाऊंगा। मेरे पास सिर्फ 4 गोलियां बची थीं। 4 गोलियां और कम से कम 6-7 दुश्मन। मुझे भागना नहीं था, मुझे सोचना था। रेंजर वैंस, उसने ये रिवॉल्वर यहाँ छुपाई थी। क्यों? क्या उसे पता था कि बेडरूम एक आखिरी गढ़ या लास्ट स्टैंड हो सकता है? नहीं। रेंजर वैंस ने डायरी में लिखा था, वे रोशनी से आकर्षित होते हैं। और अभी कैबिन में बिजली नहीं थी, लेकिन मैंने बेडरूम में अपनी टॉर्च जलाई हुई थी। ये टॉर्च एक लाइट हाउस की तरह काम कर रही थी, जो उन्हें बता रही थी कि भोजन यहाँ है। मैंने तुरंत टॉर्च बंद कर दी। कमरा फिर से घुप अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की के पर्दों से छन कर आती हुई फीकी चांदनी बची थी। मैं अंधेरे में दीवार से सट कर खड़ा हो गया, रिवॉल्वर को सीने से लगाए। और तभी मुझे एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो जितना पागलपन भरा था उतना ही ज़रूरी भी। बेसमेंट। रेंजर वैंस की फ़ोटो में वो एक नींव वाले दरवाजे के पास खड़ा था। बेसमेंट में जनरेटर का कनेक्शन हो सकता है, या शायद वहाँ से बाहर निकलने का कोई ऐसा रास्ता हो जो इन राक्षसों को ना पता हो। लेकिन बेसमेंट का दरवाज़ा कहाँ था? गलियारे में। वही गलियारा जहाँ वो घायल मिमिक अभी भी दुबका हुआ था। मुझे वापस उसी शेर के मुंह में जाना था जहाँ से मैं जान बचाकर भागा था। लेकिन इस बार मेरे पास एक प्लान था। मैंने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला। सिगरेट पीने की आदत कभी कभी जान बचा सकती है। और मेरी नज़र कमरे के कोने में पड़े रद्दी कागज़ों के ढेर पर पड़ी। अगर उन्हें रोशनी पसंद है तो मैं उन्हें रोशनी दूंगा। हवा में बारूद की गंध अभी भी ताज़ी थी, कड़वी और तीखी। ये गंध मुझे याद दिला रही थी कि मेरे पास अब सिर्फ 4 मौके बचे हैं। 4 गोलियां, और बाहर मौत की पूरी एक फौज खड़ी थी। मैंने टॉर्च को फर्श पर रखा। मेरा प्लान बहुत जोखिम भरा था, लेकिन सुरक्षित शब्द अब मेरी डिक्शनरी से मिट चुका था। रेंजर की डायरी ने कहा था, वे रोशनी से आकर्षित होते हैं। मैंने टॉर्च को ऑन किया और उसे कमरे के सबसे दूर वाले कोने की तरफ मोड़ दिया। मैंने उसके सामने एक तकिया और कुछ कपड़े इस तरह रख दिए कि दीवार पर एक अजीब सी लंबी परछाई बने। अगर कोई या कोई चीज़ दरवाजे से अंदर झांके तो उसे लगेगा कि कोई कोने में दुबका हुआ है, एक इंसान का साया। ये एक छलावा था, एक जाल। उम्मीद है तुम इतने भी होशियार नहीं हो, मैंने बुदबुदाते हुए कहा। अब सबसे मुश्किल काम था बैरिकेड हटाना। मैंने जो भारी संदूक दरवाजे के आगे लगाया था उसे हटाना बिना शोर किए नामुमकिन लग रहा था। लेकिन किस्मत से, या शायद बदकिस्मती से, बाहर का शोर मेरी मदद कर रहा था। धम धम धम। वे कैबिन की छत पर कूद रहे थे। हर कूद के साथ पूरा ढांचा कांप रहा था। छत की लकड़ी चरमरा रही थी। मैंने उस शोर के ताल को पकड़ा। जैसे ही छत पर धम की आवाज़ होती, मैं संदूक को 1 इंच खिसका देता। धम, खिसकाया। धम, खिसकाया। पसीना मेरी आंखों में चुभ रहा था।
मेरा दिल गले में अटक गया था। अंततः रास्ता इतना खुल गया कि मैं वहाँ से निकल सकूं। मैंने एक गहरी सांस ली, रिवॉल्वर को अपने दाहिने हाथ में कस कर पकड़ा और अपने बाएं हाथ में मैंने एक भारी किताब उठा ली, एक हार्ड कवर किताब जो रैक से गिरी थी। मैंने बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खोला। गलियारा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ की हवा बेडरूम से भी ठंडी थी और वहाँ खून की महक थी, ताज़े काले खून की ताम्र गंध। वो घायल प्राणी यहीं कहीं था। मैं बिल्ली की तरह दबे पांव गलियारे में निकला। मेरी पीठ दीवार से सटी हुई थी। मेरी आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ सिर्फ स्याह कालापन था। मैंने अंदाज़ा लगाया, रेंजर का ऑफिस गलियारे के अंत में था और बेसमेंट का दरवाज़ा अक्सर सीढ़ियों के नीचे या किचन के पास होता है। लेकिन इस कैबिन का नक्शा पुराना था। मुझे याद आया कि जब मैं पहले लिविंग रूम में था, मैंने हॉलवे में एक मजबूत ओक का दरवाज़ा देखा था जिस पर ताला लगा था। वो मेरे बाईं ओर होना चाहिए, लगभग 10 कदम की दूरी पर। मैं आगे बढ़ा, 1 कदम, 2 कदम। अचानक मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, एक दर्द भरी फुफकार। वो बेडरूम के दरवाजे के पास था जहाँ से मैं अभी अभी निकला था। वो शायद छत पे चिपका हुआ था और अब नीचे उतरा था। वो उस बेडरूम में जल रही उस टॉर्च की रोशनी को देख रहा था। वो उस परछाई को देख रहा था जो मैंने बनाई थी। यही मेरा मौका था। मैंने अपने बाएं हाथ वाली भारी किताब को पूरी ताकत से बेडरूम के अंदर उस कोने की तरफ फेंका जहां परछाई थी। धड़ाम! किताब दीवार से टकराई। उस आवाज़ ने ट्रिगर का काम किया। उस प्राणी ने एक भयानक दहाड़ मारी, ग्रा, और वो पूरी गति से बेडरूम के अंदर उस परछाई पर झपटा। मैंने सुना कि कैसे वो कपड़ों और तकियों को फाड़ रहा था, ये सोचकर कि वो मैं हूँ। मैं पलटा और भागा, अंधेरे में, अंदाजे से। मेरे हाथ दीवार टटोल रहे थे। कहाँ है, कहाँ है? मेरा हाथ एक ठंडे मेटल पर पड़ा, एक दरवाजे का हैंडल। मैंने उसे घुमाया। बंद। लानत है, ये रेंजर का ऑफिस था या बेसमेंट पता नहीं, लेकिन ये लॉक था। बेडरूम के अंदर से अब चीज़ों के टूटने की आवाज़ें आ रही थीं। टॉर्च शायद गिर गई थी क्योंकि रोशनी की एक किरण अब पागलों की तरह नाच रही थी। उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि उसने सिर्फ कपड़ों के ढेर पर हमला किया है। मुझे ये दरवाज़ा खोलना था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। चाबियों का गुच्छा। रेंजर ने मुझे एक पूरा सेट दिया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। चाबियों की खनखनाहट अंधेरे में बहुत तेज़ लग रही थी। चिंग चिंग। बेडरूम में तोड़फोड़ की आवाज़ अचानक रुक गई। उसने सुन लिया था। धप धप। गीले पैरों की आवाज़ अब बेडरूम से बाहर गलियारे में आ रही थी, मेरी तरफ। जल्दी जल्दी, मैं फुसफुसाया, आंसू और पसीने के मिश्रण के साथ। मैंने पहली चाबी लगाई, नहीं घूमी। दूसरी चाबी बहुत बड़ी थी। तीसरी। अंधेरे में मुझे 2 पीली आंखें दिखाई दी जो हवा में तैर रही थीं। वो गलियारे के बीच में खड़ा था, मुश्किल से 10 फीट दूर। वो अब दौड़ नहीं रहा था, वो रेंग रहा था, स्वाद लेते हुए। वो जानता था कि मैं फंस गया हूँ। तीसरी चाबी ताले में गई। क्लिक, ताला खुला। मैंने हैंडल घुमाया और दरवाज़ा अंदर की तरफ धक्का दिया। मैं लड़खड़ाते हुए अंदर गिरा और तुरंत दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, एक भारी शरीर उससे टकराया। धम! लकड़ी का दरवाज़ा कांप गया, लेकिन लॉक ने उसे रोके रखा। मैंने जल्दी से अपनी पीठ दरवाजे से टिका दी, अपने जूतों की एड़ियाँ ज़मीन में गड़ा दी। खर्च खर्च। वो दरवाजे को बाहर से खुरच रहा था और फिर उसने बोलना शुरू किया। लेकिन इस बार उसने मेरी माँ की आवाज़ नहीं निकाली। इस बार उसने एक छोटी बच्ची की आवाज़ निकाली। भैया, दरवाज़ा खोलो, अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। ये आवाज़ इतनी मासूम, इतनी दर्दनाक थी कि मेरा दिल एक पल के लिए पिघलने को हुआ। लेकिन मैं जानता था कि उस लकड़ी के दूसरी तरफ सिर्फ मौत खड़ी है। मैं जहाँ था वहाँ गहरा अंधेरा था। ये बेसमेंट था। हवा में सीलन और पुरानी मिट्टी की गंध थी। मैं सुरक्षित था, शायद। लेकिन तभी ऊपर से एक और आवाज़ आई, लिविंग रूम से। छनन! कांच टूटने की तेज़ आवाज़। फिर एक और छनन! वे खिड़कियां तोड़ रहे थे, बाहर वाले। वे कैबिन के अंदर आ रहे थे।
अब एक प्राणी मेरे दरवाजे के बाहर था और बाकी पूरी फौज ऊपर लिविंग रूम में घिस रही थी। मैं बेसमेंट की सीढ़ियों पर खड़ा था, अंधेरे में। मेरे पास रोशनी का कोई जरिया नहीं था। टॉर्च और लाइटर दोनों ऊपर छूट गए थे। मेरे पास सिर्फ रिवॉल्वर थी और 4 गोलियां। मुझे नीचे उतरना था, मुझे कुछ ढूंढना था, कोई दूसरा रास्ता, कोई खिड़की या रेंजर का वो हथियार जिसके बारे में शायद उसने नहीं लिखा था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, एक एक कदम फूंक फूंक कर। अचानक मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया। कोई धागा, क्लिक क्लिक। जैसे ही मेरा पैर उस धागे से लगा, बेसमेंट के अंदर कहीं दूर एक मशीन ने काम करना शुरू किया। एक लाल बत्ती जली। वी, एक इमरजेंसी पावर बैकअप या कोई सिक्योरिटी सिस्टम। उस मंद लाल रोशनी में मैंने देखा कि बेसमेंट क्या था। ये सिर्फ एक स्टोरेज रूम नहीं था। दीवारों पर नक्शे टंगे थे, अजीबोगरीब जानवरों की खोपड़ियाँ सजी थीं और कमरे के बीचों बीच एक पिंजरा रखा था, एक लोहे का बड़ा पिंजरा। और वो पिंजरा टूटा हुआ था अंदर से। सलाखें बाहर की तरफ मुड़ी हुई थीं, जैसे जो कुछ भी उसके अंदर कैद था वो बहुत पहले ही आज़ाद हो चुका था। और फर्श पर ताज़े गीले पैरों के निशान थे जो उस पिंजरे से निकलकर उस अंधेरे कोने की तरफ जा रहे थे जहां लाल बत्ती की रोशनी नहीं पहुंच रही थी। मैं बेसमेंट में अकेला नहीं था। वो लाल बत्ती, वो किसी चेतावनी के सायरन की तरह नहीं थी, बल्कि किसी मरते हुए दिल की धड़कन जैसी थी। धप धप। जैसे जैसे जनरेटर की मशीन अपनी लय में आती, वो रोशनी धीमी होती और फिर तेज़ हो जाती। पूरा बेसमेंट खून के रंग में नहाया हुआ था। मैं सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर खड़ा था। मेरा हाथ लोहे की रेलिंग पर जमा हुआ था। मेरे ऊपर उस बंद दरवाजे के पीछे वो मिमिक पागलों की तरह लकड़ी खुरच रहा था और मेरे सामने वो टूटा हुआ पिंजरा था। मैंने अपनी सांस रोके रखी। उस लाल धुंधली रोशनी में वो पिंजरा किसी विशाल जानवर के कंकाल जैसा लग रहा था। उसकी लोहे की सलाखें, जो मेरी कलाई जितनी मोटी थीं, बाहर की तरफ मुड़ी हुई थीं। उन्हें काटा नहीं गया था, उन्हें मोड़ा गया था। किसी चीज़ ने पिंजरे के अंदर से सलाखों को पकड़ा था और उन्हें अपनी कच्ची ताकत से अलग कर दिया था, जैसे कोई गीली मिट्टी को आकार देता है। ये इंसान नहीं कर सकता, भालू भी नहीं। ये ताकत, ये कुछ और है। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वे निशान वहाँ से शुरू होकर बेसमेंट के उस हिस्से में जा रहे थे जहाँ रोशनी नहीं पहुँच रही थी। अंधेरे का एक घना कोना जो ढेर सारे बक्सों और पुराने उपकरणों के पीछे छिपा था। अचानक ऊपर से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, कड़ाक। बेसमेंट का दरवाज़ा अपनी चूलों से हिल गया। ऊपर वाला प्राणी अब खुरच नहीं रहा था, वो अपने पूरे शरीर से दरवाजे पर टक्कर मार रहा था और लिविंग रूम से कांच टूटने की आवाज़ें बता रही थीं कि उसकी मदद के लिए बाकी वे भी अंदर आ चुके हैं। मैं 2 मौत के मुहानों के बीच फंसा था। ऊपर तेज तर्रार भेड़ियों का झुंड, नीचे एक अज्ञात राक्षस जिसने लोहे को मोम की तरह मोड़ दिया था। मैंने दबे पांव आगे बढ़ने का फैसला किया। मुझे छिपने की जगह चाहिए थी। मैं पिंजरे के पास से गुजरा। हवा में एक बहुत ही तीखी गंध थी, अमोनिया और सड़े हुए मांस का मिश्रण। ये गंध ऊपर वालों की गंध से अलग थी। ये पुरानी थी, बासी थी। पिंजरे के पास एक लोहे की मेज़ थी। उस पर रसायनों की बोतलें, कुछ सीरेंज और कागजात बिखरे पड़े थे। ये एक प्रयोगशाला थी। रेंजर वैंस यहाँ क्या कर रहा था? क्या वो इनका इलाज कर रहा था या वो इन्हें बना रहा था? मैंने मेज़ के नीचे छिपने की सोची, लेकिन तभी उस अंधेरे कोने से आवाज़ आई, वुर। ये सांस लेने की आवाज़ थी, लेकिन ये बहुत भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के फेफड़ों में पानी भरा हो। हर सांस के साथ एक गीली खड़खड़ाती हुई आवाज़ आ रही थी। मैंने अपनी रिवॉल्वर उस अंधेरे कोने की तरफ तान दी। लाल रोशनी में रिवॉल्वर की नली काली दिख रही थी। बाहर आ जाओ, मैंने मन ही मन प्रार्थना की, या बस वहीं रहो, भगवान के लिए वहीं रहो। तभी ऊपर एक और धमाका हुआ, धड़ाम। लकड़ी टूटने की तेज़ आवाज़। बेसमेंट के दरवाजे का ऊपरी हिस्सा टूट गया था। एक लंबा पतला हाथ उस टूटे हुए हिस्से से अंदर आया और अंदर से कुंडली टटोलने लगा। वो अंदर आ रहा था। बस कुछ ही सेकंड और। मैं पीछे हटा। मेरा पैर मेज़ के पाए से टकराया। खट। उस अंधेरे कोने में सांस लेने की आवाज़ अचानक रुक गई। खामोशी। फिर उस अंधेरे से एक बहुत ही धीमी घिसटने की आवाज़ आई। शू शू। लाल बत्ती टिमटिमाई और जब वो दोबारा जली तो मैंने उसे देखा। वो अंधेरे से बाहर निकला।
मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने ऊपर वाले प्राणियों को देखा था। वे डरावने थे, लेकिन वे फिर भी इंसान जैसे लगते थे। लेकिन ये चीज़, ये एक विपत्ति थी। ये साइज में उन दूसरों से लगभग 2 गुना बड़ा था। इसका शरीर फूला हुआ और बेडौल था, मांसपेशियों के पहाड़ जैसा, लेकिन त्वचा ग्रे और सूजी हुई थी। इसकी गर्दन नहीं थी, इसका सिर सीधे कंधों से जुड़ा था। और इसका चेहरा, हे भगवान, इसका चेहरा! इसकी आंखें नहीं थीं। जहाँ आंखें होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ त्वचा की मोटी परत थी, जैसे आंखें कभी बनी ही न हो या सील दी गई हों। लेकिन इसका मुंह एक किनारे से दूसरे किनारे तक खुला था, जिसमें शार्क की तरह दांतों की कई कतारें थीं। और इसके शरीर में तार लगे थे। पुराने जंग लगे इलेक्ट्रोड्स इसकी छाती और खोपड़ी में गड़े हुए थे, जो पीछे लटकते हुए तारों से जुड़े थे। ये रेंजर वैन्स का सब्जेक्ट था, उसका कैदी। ये अंधा था, लेकिन जैसे ही मैंने मेज़ से टकराकर आवाज़ की थी, इसका बड़ा बिना नाक वाला चेहरा सीधा मेरी तरफ घूमा। ये सुन रहा था, ये सूंघ रहा था। ऊपर से एक और आवाज़ आई, क्रंच। बेसमेंट का दरवाज़ा पूरा टूटकर गिर गया। लकड़ी के मलबे के साथ वो मिमिक जो ऊपर से दरवाज़ा तोड़ रहा था, लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर गिरा। मिमिक तेज़ी से खड़ा हुआ। उसने मुझे देखा और एक विजयी चीख मारी, श्वी। वो सीढ़ियों से नीचे मेरी तरफ कूदने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र उस बड़ी चीज़ पर पड़ी जो मेरे पीछे अंधेरे से निकली थी। मिमिक जम गया। उसकी चीख उसके गले में ही घुट गई। वो सीढ़ियों के बीच में ही रुक गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो शिकारी जो मुझे मारने के लिए इतना बेताब था, अब एक डरे हुए कुत्ते की तरह दुम दबाकर पीछे हटने लगा। वो बेसमेंट के राक्षस द एल्डर सब्जेक्ट से डरता था। बेसमेंट वाले राक्षस ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसने मिमिक की आवाज़ सुनी थी। अचानक वो राक्षस मेरी तरफ नहीं, बल्कि सीढ़ियों की तरफ लपका। उसका भारी शरीर इतनी तेज़ी से हिला कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो एक तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। मिमिक ने ऊपर भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने अपना एक विशाल हाथ बढ़ाया, जो कुदाल जितना बड़ा था, और मिमिक के पैर को पकड़ लिया। कड़ाक! हड्डी टूटने की आवाज़ पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। मिमिक चीखा, एक दर्दनाक, बहुत ही मानवीय चीख। नहीं, नहीं, छोड़ो! उसने मेरी आवाज़ में भीख मांगी, लेकिन उस राक्षस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक झटके में मिमिक को सीढ़ियों से नीचे खींच लिया। मैं मेज़ के नीचे दुबक गया, अपनी आंखों के सामने हो रहे इस नरसंहार को देख रहा था। राक्षस ने मिमिक को फर्श पर पटका, धम। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से मिमिक का सिर पकड़ा और उसे एक कच्चे फल की तरह मसल दिया। चीख बंद हो गई। लाल बत्ती फिर से टिमटिमाई। अब बेसमेंट में सिर्फ 2 जीवित चीज़ें थी, मैं और वो अंधा राक्षस। वो अब मिमिक की लाश पर खड़ा था, भारी सांसें ले रहा था। उसकी त्वचा पर लगा खून लाल रोशनी में काला दिख रहा था। उसने हवा में सूंघा। उसने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया, सीढ़ियों से हटकर उस मेज़ की तरफ जहां मैं छिपा था। उसने मिमिक को मार दिया था क्योंकि उसने शोर मचाया था, और अब वो मेरी धड़कनों की आवाज़ सुन सकता था। वो लाल बत्ती फिर से बुझ गई और बेसमेंट एक पल के लिए घने अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में मैंने सिर्फ एक आवाज़ सुनी, गीले मांस के चीथड़े होने की आवाज़। वो एल्डर सब्जेक्ट उस मरे हुए मिमिक को खा नहीं रहा था, वो उसे बस तोड़ रहा था, जैसे कोई बच्चा गुस्से में अपने खिलौने को नष्ट कर देता है। मैं लोहे की मेज़ के नीचे अपने घुटनों को छाती से लगाए पत्थर की मूरत बना बैठा था। मेरी रिवॉल्वर मेरी गोद में रखी थी, लेकिन मैं उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चमड़े की पकड़ मेरे पसीने से फिसलने भरी हो गई थी। धप धप, लाल बत्ती फिर जली। राक्षस अब शांत हो गया था। वो लाश के ऊपर खड़ा था। उसका विशाल सीना लोहार की धौंकनी की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। उसके शरीर में लगे वो तार और इलेक्ट्रोड हिल रहे थे। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका बिना आँखों वाला चेहरा हवा में इधर उधर घूमा। स्निफ स्निफ, वो सूंघ रहा था। बेसमेंट में खून की गंध बहुत तेज़ थी, जिसने शायद मेरी गंध को छिपा रखा था।
लेकिन वो सुन सकता था। वो मेरी धड़कन सुन सकता था। वो मेरे कपड़ों की सरसराहट सुन सकता था। ऊपर सीढ़ियों के मुहाने पर सन्नाटा था। वो शिकारी जो ऊपर थे, वे अब शिकार बनने के डर से चुप थे। वे जानते थे कि बेसमेंट में जो चीज़ है वो उनका अल्फा है, उनका बाप है। अचानक वो राक्षस घूमा। उसका चेहरा ठीक मेरी दिशा में था। वो मेज़ की तरफ बढ़ा। मेरे फेफड़े हवा के लिए तरस रहे थे, लेकिन मैंने सांस नहीं ली। अगर मैंने सांस छोड़ी तो वो जान जाएगा। वो मेज़ के पास आकर रुक गया। उसके विशाल बेढंगे पैर मुझसे सिर्फ 2 फीट दूर थे। उसके शरीर से सड़े हुए रसायनों की बदबू आ रही थी जो मेरी नाक के बालों को जला रही थी। उसने अपना एक हाथ मेज़ के ऊपर रखा। लोहे की मेज़ उसके वज़न से कचर कचर करने लगी। मेरे ठीक ऊपर सिर्फ लोहे की एक पतली चादर मुझे और उस राक्षस को अलग कर रही थी। उसने मेज़ पर रखे कांच के बर्तनों को टटोला। एक बीकर लुढ़का, लेकिन गिरा नहीं। मुझे यहाँ से निकलना था। अगर वो नीचे झुका या अगर उसने मेज़ को पलट दिया तो मैं ख़त्म था। मेरी नज़र उस कोने की तरफ गई जहाँ से वो निकला था। वहाँ उन बक्सों के पीछे दीवार में एक बड़ा सा छेद था, एक ड्रेनेज पाइप। वो शायद गंदे पानी के निकास के लिए था जो जंगल के नाले में जाता होगा। उसका व्यास इतना था कि मैं रेंग कर उसमें घुस सकूं। लेकिन वो पाइप मुझसे 15 फीट दूर था और राक्षस मेरे और पाइप के बीच खड़ा था। मुझे उसे हटाना था। मुझे उसे मेज़ से दूर भेजना था। मैंने बहुत ही धीरे से अपनी उंगली मेज़ के पाए के पास फर्श पर पड़े एक छोटे से कांच के टुकड़े की तरफ बढ़ाई। ये मिमिक के गिरने से नहीं टूटा था, ये पहले से वहाँ पड़ा था। मैंने उस टुकड़े को अंगूठे और तर्जनी के बीच पकड़ा। राक्षस अभी भी मेज़ के ऊपर सूंघ रहा था। मैंने 1 सेकंड का इंतज़ार किया, अपनी मांसपेशियों को तनाव मुक्त किया और फिर पूरी ताकत के साथ उस कांच के टुकड़े को बेसमेंट के दूसरे कोने में सीढ़ियों के नीचे अंधेरे में फेंक दिया। टुकड़ा हवा में उड़ा और दूर जा गिरा। खन। आवाज़ बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन उस सन्नाटे में ये काफ़ी थी। राक्षस का सिर झटके से उस आवाज़ की तरफ घूमा। उसने गुर्राहट भरी ग्रा, और फिर वो उस कोने की तरफ लपका। जैसे ही वो मेज़ से हटा, मैं मेज़ के नीचे से फिसला। मैं खड़ा नहीं हुआ। मैं अपने पेट के बल कोहनियों के सहारे उस पाइप की तरफ रेंगने लगा। मेरी रिवॉल्वर मेरे हाथ में थी। मैं बक्सों के पीछे पहुंचा। पाइप का मुंह मेरे सामने था। वो गहरा काला था और उसमें से सड़न की बदबू आ रही थी। पीछे से एक आवाज़ आई, थप थप। राक्षस उस कोने में पहुंच गया था जहां मैंने कांच फेंका था। उसे वहां कुछ नहीं मिला। वो समझ गया। उसने एक भयानक क्रोधित दहाड़ मारी जिसने मेरे कानों के पर्दे हिला दिए। रॉर। वो पलटा। उसने मुझे देख लिया था? नहीं, वो देख नहीं सकता, लेकिन उसने मेरे रेंगने की आवाज़ सुन ली थी। वो मेरी तरफ दौड़ा। मैं पाइप के अंदर घुसा। मेरा आधा शरीर अंदर था, आधा बाहर। मैंने अपने पैरों को ज़मीन पर धक्का दिया और खुद को अंदर खींचा। कंक्रीट की खुरदुरी सतह मेरी जैकेट को फाड़ रही थी। मेरे ठीक पीछे मैंने उसके भारी कदमों की धमक सुनी। वो बक्सों को तोड़ता हुआ आ रहा था। मैंने अपने पैरों को अंदर समेटा। ठीक उसी पल एक विशाल ग्रे हाथ पाइप के मुहाने पर पड़ा। उसके नाखून कंक्रीट पर चर्र करके फिसले। उसने अंधेरे में टटोला। उसकी एक उंगली मेरे जूते की एड़ी को छू गई। मैं चीखा नहीं। मैंने बस अपने दूसरे पैर से उसके हाथ पर एक ज़ोरदार लात मारी और खुद को और अंदर धकेल लिया। वो पाइप के अंदर नहीं आ सकता था। वो बहुत बड़ा था। उसने गुस्से में पाइप के मुहाने पर मुक्का मारा। धम। पाइप हिल गया। धूल और मिट्टी मेरे ऊपर गिरी। वो बाहर दहाड़ रहा था। पाइप के अंदर हाथ डालकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी पहुंच से दूर अंधेरे में फिसल चुका था। मैं रुका नहीं। मैं रेंगता रहा। पाइप संकरा था, गीला था और उसमें कीचड़ भरा था। कुछ मिनट रेंगने के बाद पीछे से आने वाली दहाड़ धीमी हो गई। अब वहाँ सिर्फ मेरी अपनी भारी सांसें और मेरे घुटनों के घिसटने की आवाज़ थी। पाइप ढलान पर था। मैं नीचे जा रहा था, और गहराई में। अचानक पाइप ख़त्म हो गया। मैं नीचे गिरा। छपाक। मैं गंदे बर्फीले पानी में गिरा। पानी मेरे घुटनों तक था। मैंने जल्दी से अपने रिवॉल्वर को पानी से ऊपर उठाया। भगवान का शुक्र है, मैं हांफते हुए कहा, मैं जिंदा हूँ। मैंने अपनी जेब से लाइटर निकाला। कांप गए अंगूठे से उसे जलाया। फ्लिक। एक छोटी पीली लौ जली। मैं एक गोल सुरंग में था। ये ईंटों से बनी पुरानी सुरंग थी, शायद 19वीं सदी की कोई खदान या सीवर लाइन। पानी का बहाव एक दिशा में जा रहा था,
लेकिन उस मध्यम रोशनी में मैंने दीवारों पर कुछ देखा। दीवारों पर चित्र बने हुए थे। ये गुफाओं में बने पुराने चित्रों जैसे नहीं थे, ये ताज़े थे। उन्हें चारकोल या शायद काले खून से बनाया गया था। उन चित्रों में बड़े बड़े आदमी थे और उनके सामने छोटे इंसान घुटनों के बल बैठे थे। और एक शब्द बार बार दीवारों पर लिखा गया था, एक उन्मादी लिखावट में, फादर इज़ हंग्री, पिता भूखे हैं। रेंजर वैंस, क्या तुम अकेले थे या यहाँ नीचे कोई और भी था? हवा का झोंका आया और लौ बुझ गई। अंधेरे में सुरंग के आगे से मुझे फिर से वही सीटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। वही सीटी जो मैंने जंगल में सुनी थी, लेकिन इस बार ये मेरे आगे से आ रही थी, सुरंग के अंदर से। वे ऊपर नहीं थे, वे नीचे भी थे। लाइटर की लौ बुझते ही दुनिया वापस उसी दम घोटू अंधेरे में समा गई, लेकिन मेरी आंखों के सामने अभी भी दीवार पर लिखे वो शब्द नाच रहे थे, फादर इज़ हंग्री, पिता भूखे हैं। वो सीटी जो सुरंग की गहराई से आई थी अब खामोश हो चुकी थी, लेकिन उस खामोशी में एक नया डर था। ये जंगल का खुला सन्नाटा नहीं था, ये ज़मीन के नीचे का दबा हुआ सन्नाटा था। यहाँ आवाज़ मरती नहीं थी, बल्कि ईंटों से टकराकर वापस आती थी। मेरे पानी में गिरने की आवाज़, मेरी भारी सांसें, सब कुछ इस सुरंग ने रिकॉर्ड कर लिया था। मैं बर्फीले गंदे पानी में घुटनों तक खड़ा था। मेरे जूतों के अंदर कीचड़ भर चुका था। ठंड मेरी हड्डियों को काट रही थी, लेकिन पसीना मेरे माथे से बह रहा था। हिलो मत, बस हिलो मत, मैंने खुद को आदेश दिया। मैं इंतज़ार करता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट। क्या वो सीटी बजाने वाला मेरी तलाश में आ रहा है? सिर्फ पानी के बहने की आवाज़ थी। कल कल, कल कल। जब मुझे यकीन हो गया कि कोई तुरंत मुझ पर झपटने वाला नहीं है, तो मैंने बहुत धीरे से अपना एक पैर आगे बढ़ाया। पानी में पैर रखते ही एक हल्की सी छपाक हुई। सुरंग में ये आवाज़ किसी धमाके जैसी लगी। मैं सिहर गया। मुझे पानी के बहाव के साथ चलना था, क्योंकि बहाव कहीं न कहीं तो बाहर निकलेगा, या तो किसी नदी में या किसी बड़े नाले में। मैंने दोबारा लाइटर नहीं चलाया। अंधेरा मेरा दोस्त था। अगर मैं देख नहीं सकता तो वे भी मुझे देख नहीं सकते, बशर्ते उनकी आंखें भी उस एल्डर जैसी ना हों। मैं दीवार के सहारे सहारे हाथ से ईंटों को छूते हुए आगे बढ़ने लगा। ईंटें फिसलन भरी थीं, उन पर काई पर फफूंद जमी थी। हवा में सड़ांत बढ़ती जा रही थी। ये बदबू सिर्फ सीवेज की नहीं थी, ये पुराने कपड़े, सड़ते हुए चमड़े और सूखी हड्डियों की मिलीजुली गंध थी। करीब 50 कदम चलने के बाद मेरा हाथ दीवार में बने एक खाली स्थान में गया। ये एक आला था, पुराना, ईंटों से बना हुआ। मैंने टटोला, अंदर कुछ रखा था। कपड़ा? मैंने उसे खींचा। वो गीला और भारी था। जैकेट, डेनिम की जैकेट। मेरी जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। मैंने जैकेट के अंदर हाथ डाला। जेब में कुछ सख्त था, एक प्लास्टिक का कार्ड। मैं रिस्क लेने को मजबूर हो गया। मैं झुककर पानी के करीब गया, अपनी जैकेट से लाइटर को ढका और एक पल के लिए उसे जलाया। फ्लिक। पीली रोशनी में मैंने अपने हाथ में पकड़े उस कार्ड को देखा। ये एक स्टूडेंट आईडी कार्ड था। एक लड़की की तस्वीर थी। नाम सारा मिलर। 1998। 1998, वही साल जब रेंजर वैंस ने डायरी लिखना बंद किया था। मैंने अपना सिर उठाकर उस आले में देखा। मेरी सांस अटक गई। वो आला खाली नहीं था, वो ठसाठस भरा हुआ था। जूतों के जोड़े, बैकपैक, टूटे हुए चश्मे, घड़ियाँ, और सिर्फ वो एक आला नहीं। मैंने रोशनी को थोड़ा आगे बढ़ाया। सुरंग की दोनों दीवारों पर, जहाँ तक रोशनी जा रही थी, हर 10 कदम पर ऐसे आले बने हुए थे और हर आला चीज़ों से भरा हुआ था। ये कोई सीवर नहीं था, ये एक कब्रिस्तान था, ये एक ट्रॉफी रूम था। दशकों से ये लोग, ये चीज़ें जंगल में आने वाले लोगों को मार रहे थे और उनका सामान नीचे लाकर सजा रहे थे, जैसे कोई ड्रैगन अपने खजाने की रक्षा करता है। हे भगवान, मेरे मुंह से निकला। अचानक आगे से पानी छपकने की आवाज़ आई। छप 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 छप। कोई आ रहा था और वे अकेले नहीं थे। मैंने तुरंत लाइटर बंद किया और उसे मुट्ठी में भींच लिया। आवाज़ें तेज़ी से पास आ रही थीं। वे दौड़ नहीं रहे थे, वे भारी कदमों से चल रहे थे, जैसे कोई बोझ ढो रहे हों। और वो गुनगुना रहे थे, एक अजीब सी बेसुरी घुरघुराती हुई गुनगुनाहट। मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। सुरंग सीधी थी। नहीं, एक जगह थी, वही आला जहाँ मैंने जैकेट निकाली थी। वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर था।
मैं बिना सोचे समझे उस आले की तरफ लपका। मैंने खुद को ऊपर खींचा। अंदर पुरानी बदबूदार चीज़ों का ढेर था। मैं उन गीले कपड़ों, बैगों और जूतों के ढेर के ऊपर चढ़ गया और खुद को जितना हो सके पीछे की तरफ सिकोड़ लिया। मेरे चेहरे के सामने किसी का पुराना रक्सैक था। मैं अपनी सांस रोके लेटा था, रिवॉल्वर को छाती से लगाए। वे गुजरे मेरे ठीक नीचे से। मैंने उन्हें देखा नहीं, लेकिन मैंने उन्हें महसूस किया। वे 3 या 4 थे। उनकी गंध गीली मिट्टी और सूखे खून की इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। वे आपस में बात कर रहे थे, वो अजीब सी क्लिक और हिस वाली भाषा। और वे कुछ घसीट रहे थे। घिस, कुछ भारी, कुछ गीला। वो चीज़ पानी के ऊपर तैरते हुए उनके साथ घसीटी जा रही थी। क्या वो कोई जानवर था या रेंजर वैन्स का कोई नया उत्तराधिकारी? वे रुके नहीं। वे मेरे आले के पास से गुजर गए, बहाव की दिशा में आगे बढ़ते हुए। जब वे थोड़ा आगे निकल गए तो मैंने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उनमें से एक रुक गया। पानी में कदमों की आवाज़ थम गई। वो सूंघ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। स्निफ। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या उसने मेरे लाइटर के धुएं को सूंघ लिया था या मेरे गीले कपड़ों को? वो धीरे धीरे वापस मुड़ा। मैं उस रक्सैक के पीछे से अंधेरे में 2 पीली चमकती हुई बिंदुओं को अपनी तरफ आते हुए देख सकता था। उसकी आंखें। वो ठीक मेरे आले के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसका लंबा पंजे वाला हाथ आले के किनारे को टटोलने लगा। उसकी काली उंगलियां उस डेनिम जैकेट को छू रही थी जिसे मैंने अभी देखा था। वो ऊपर चढ़ने वाला था। मेरे पास सिर्फ 4 गोलियां थीं। अगर मैंने गोली चलाई तो सुरंग में आवाज़ गूंजेगी और बाकी सब भी वापस आ जाएंगे। उसका हाथ ऊपर आया। उसने रक्सैक को पकड़ लिया जिसके पीछे मैं छिपा था। उसने रक्सैक को खींचा। मैं रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी सुरंग में आगे से एक और सीटी बजी। इस बार यह आवाज़ बहुत भारी और रौबदार थी, एक आदेश की तरह। नीचे खड़े उस प्राणी ने रक्सैक छोड़ दिया। उसने एक दबी हुई आवाज़ में जवाब दिया, जैसे कोई माफ़ी मांग रहा हो, और फिर तेज़ी से मुड़कर अपने साथियों के पीछे भाग गया। छप छप छप। वे चले गए। मैं कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा, कांपता हुआ, पसीने और गंदे पानी में लथपथ। वे कहाँ जा रहे थे और वो भारी सीटी किसकी थी? पिता। वे पिता के पास जा रहे थे और वे जो कुछ भी घसीट रहे थे वो शायद पिता का खाना था। मुझे उनके पीछे जाना होगा क्योंकि सुरंग का निकास शायद वहीं है जहाँ वे जा रहे हैं, और अगर मुझे इस नर्क से निकलना है तो मुझे उस चीज़ का सामना करना होगा जिसे ये राक्षस भी अपना पिता कहते हैं। मैं आले से नीचे कूदा। पानी में छपाक हुई। अब मेरे अंदर डर से ज़्यादा एक अजीब सा सुन्नपन, नमनेस था। मैं उनके पीछे पीछे अंधेरे में उस आखिरी सच्चाई की तरफ बढ़ने लगा। पानी का स्तर अब मेरे टखनों तक आ गया था। सुरंग अब उतनी संकरी नहीं थी। छत ऊंची हो गई थी और दीवारों के बीच की दूरी बढ़ गई थी। हवा में गूंजने वाली वो गुनगुनाहट एक स्पष्ट मंत्र जैसी सुनाई दे रही थी। ये कोई भाषा नहीं थी, बस एक ही स्वर का बार बार दोहराया जाना था। एक ऐसा स्वर जो कंपन पैदा कर रहा था। मैं अंधेरे में दीवार से चिपक कर आगे बढ़ा। अचानक सुरंग खत्म हो गई। मेरे सामने जो नज़ारा था उसे देखकर मेरे पैर ठिठक गए। मैं एक विशालकाय भूमिगत गुफा के मुहाने पर खड़ा था। ये जगह इतनी बड़ी थी कि इसमें पूरा का पूरा केबिन समा सकता था। ऊपर छत कहीं अंधेरे में खो गई थी, लेकिन वहाँ एक दरार थी, ज़मीन की सतह पर बना कोई सिंक होल, जहाँ से चांदनी की एक बहुत ही पतली और धुंधली किरण नीचे आ रही थी। उस मध्यम नीली रोशनी में मैंने उन्हें देखा। दर्जनों, सिर्फ वो 6-7 नहीं जो कार के पास थे, बल्कि कम से कम 20 या 30। वे सभी उस गुफा के केंद्र में जमा थे। गुफा के बीचों बीच एक विशाल काला गड्ढा था, एक अथाह कुआं। उस गड्ढे के किनारे पत्थर के बने हुए थे जो किसी वेदी की तरह लग रहे थे। वे सारे प्राणी, वो फेरल्स, उस गड्ढे के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े थे। उनके सिर झुके हुए थे। वे अपने शरीर को आगे पीछे झुला रहे थे और वही अजीब सी गुनगुनाहट कर रहे थे।
उनकी आवाज़ों का मेल गुफा की दीवारों से टकराकर एक सम्मोहन पैदा कर रहा था। मैं एक चट्टान के पीछे छिप गया। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे डर था कि वे उस मंत्रोच्चारण के बीच भी सुनाई दे जाएंगी। तभी भीड़ अलग हुई। वो 3 प्राणी जो सुरंग में मेरे नीचे से गुजरे थे अब आगे आए। वे उस भारी चीज़ को घसीट रहे थे। अब मैं देख सकता था कि वो चीज़ क्या थी। वो एक हिरन था, एक बड़ा पूर्ण विकसित हिरन, लेकिन वो मरा हुआ नहीं लग रहा था। वो बेहोश था या लकवाग्रस्त था। वे उसे घसीटते हुए गड्ढे के बिल्कुल किनारे पर ले गए। मंत्रोच्चार तेज हो गया। "हम्म, हम्म।" अचानक गड्ढे के अंदर से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ किसी दहाड़ की नहीं थी। ये गहरी सांस लेने की आवाज़ थी, जैसे कोई विशालकाय वैक्यूम क्लीनर हवा खींच रहा हो। "हूँ।" उस आवाज़ के आते ही सारे फेरल ज़मीन पर लेट गए। उन्होंने अपने माथे ठंडे पत्थरों पर टेक दिए, सिवाय उन 3 के जो हिरन को पकड़े हुए थे। उन्होंने हिरन को उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया। हिरन नीचे गिरा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। कोई आवाज़ नहीं, कोई तल से टकराने की आवाज़ नहीं। वो गड्ढे कितना गहरा था। तभी नीचे से एक भयानक आवाज़ आई। चप चप, क्रंच। हड्डियाँ टूटने की और मांस चबाने की गीली भयानक आवाज़ें। वो आवाज़ गूंज रही थी जैसे किसी बहुत बड़े स्पीकर पर कोई खाना खा रहा हो। पिता भूखे हैं। रेंजर की डायरी, दीवार पर लिखे शब्द सब सच थे। वो गड्ढा खाली नहीं था, उसके नीचे पिता थे, और पिता बहुत बड़े थे। मैं उल्टी करने ही वाला था, लेकिन मैंने अपना मुंह हाथ से दबा लिया। मुझे यहाँ से निकलना था, लेकिन कहाँ? जिस रास्ते से मैं आया था वो वापस बेसमेंट में जाता था, जहाँ वो अंधा राक्षस दी एल्डर था। मुझे दूसरा रास्ता चाहिए था। मेरी नज़र गुफा के दाईं ओर गई। वहाँ दीवार से सटा हुआ लकड़ी का एक पुराना ढांचा बना हुआ था। ये किसी माइनिंग ऑफिस या पुरानी झोपड़ी जैसा लग रहा था, जो अब आधा सड़ चुका था। उसके ऊपर एक जंग लगा हुआ साइन बोर्ड था, ब्लैकवुड माइनिंग को 1920। लेकिन जिस चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा वो थी उस झोपड़ी के बाहर पड़ी एक चीज़। एक हरी वर्दी का टुकड़ा और एक टोपी, रेंजर की टोपी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। रेंजर वैंस, वो यहाँ आया था, वो यहाँ तक पहुँचा था। अगर वो यहाँ आया था तो शायद उसने यहाँ कुछ छोड़ा हो, या शायद यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। पुरानी खदानों में अक्सर निकास होते हैं। फेरल्स अभी भी ज़मीन पर लेटे हुए थे, गड्ढे से आने वाली उन चबाने की आवाज़ों को किसी संगीत की तरह सुन रहे थे। वे विचलित थे। यही मौका था। मैं चट्टान के पीछे से निकला। मैं छाया में रहते हुए दबे पांव उस झुपड़ी की तरफ बढ़ा। कीचड़ मेरे जूतों की आवाज़ सूख रहा था। 20 कदम, 10 कदम, 5 कदम। मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। दरवाज़ा टूटा हुआ था। मैं अंदर फिसला। अंदर अंधेरा था और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। मैंने अपनी जैकेट की आड़ में बहुत संभल कर लाइटर जलाया। फ्लिक। रोशनी में जो दिखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कोने में एक कुर्सी पर एक कंकाल बैठा था। उसने रेंजर की फटी हुई वर्दी पहन रखी थी। उसकी खोपड़ी नीचे लटकी हुई थी, जैसे वो अपनी मौत के वक्त सो गया हो। उसके हाथ में एक पेन था और गोद में एक नोटपैड। रेंजर वैंस। वो भाग नहीं पाया था। उसने खुद को यहाँ छिपा लिया था और यहीं दम तोड़ दिया था, शायद भूख से या जख्मों से। लेकिन मेरी नज़र उसके दूसरे हाथ पर गई। उसका बायां हाथ एक लकड़ी के बक्से पर रखा था। उस बक्से पर लाल रंग से खतरे का निशान बना था और लिखा था डेंजर, एक्सप्लोजिव्स, डायनामाइट, माइनिंग डायनामाइट। मैं बक्से के पास गया। ढक्कन ढीला था। मैंने उसे हटाया। अंदर धूल थी और चूरा था, लेकिन उस चूरे के बीच लाल रंग की छड़ें, स्टिक्स रखी थीं। पुराने थे, बहुत पुराने, शायद अस्थिर भी हो सकते थे। अगर मैंने इन्हें गलत तरीके से हिलाया तो मैं और ये पूरी गुफा उड़ जाएगी। लेकिन ये मेरी आज़ादी की चाबी थी।
मैंने कांपते हाथों से 2 डायनामाइट स्टिक्स उठाईं। उनके साथ फ्यूज़ और डेटोनेटर भी थे। शुक्रिया रेंजर, मैंने कंकाल को धीरे से कहा। तभी गुफा में सन्नाटा छा गया। चमाने की आवाज़ बंद हो गई थी और एक नई आवाज़ आई, स्निफ स्निफ। गुफा के बीच में लेटे हुए सारे फेरल्स एक साथ खड़े हो गए। हवा बदल गई थी, लाइटर की गंध या मेरे डर की गंध। उन सब ने एक साथ एक झटके में उस लकड़ी की झोपड़ी की तरफ अपने सिर घुमाए जहां मैं खड़ा था। दर्जनों पीली आंखें अब सीधे मुझे देख रही थी। मैं पकड़ा गया था। वो सन्नाटा जो कैवन में छाया था किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे से मैं उन दर्जनों पीली आंखों को अंधेरे में चमकते हुए देख सकता था। उन्होंने हिलना बंद कर दिया था। उनकी सांसें रुक गई थीं। पूरा झुंड बस एक ही चीज़ पर फोकस कर रहा था, मैं। मेरे हाथ में डायनामाइट की 2 पुरानी छड़ें थीं। वे ठंडी थी और पसीने से चिपचिपी हो रही थी। मेरे दूसरे हाथ में मेरा लाइटर था जिसका अंगूठा चक्री पर जमा हुआ था। अचानक भीड़ के बीच से एक तीखी आवाज़ आई, स्क्री। ये हमले का आदेश था। एक ही पल में पूरा कैवर्न गूंज उठा। वो सारे फेरल्स एक साथ झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़े। उनके पैरों की थप 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 आवाज़ किसी भगदड़ यानी स्टैम्पीड जैसी लग रही थी। वे चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, सिर्फ मेरे मांस का एक टुकड़ा पाने के लिए। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। माफ़ करना रेंजर, मैंने स्केलेटन से कहा और लाइटर जला दिया। फ्लिक, लौ जली। मैंने उसे डायनामाइट के फ्यूज़ के पास ले गया। मेरा दिल हलक में आ गया था। क्या ये 100 साल पुराना फ्यूज़ काम करेगा या ये बस मेरे हाथ में ही फुस हो जाएगा? फ्यूज़ ने आग पकड़ी। हिस, एक चिंगारी निकली और फ्यूज़ तेज़ी से जलने लगा। वो उम्मीद से ज़्यादा तेज़ था। फेरल्स अब झोपड़ी से सिर्फ 20 फीट दूर थे। मैं उनके सड़े हुए दांत और उनकी लार टपकते हुए साफ देख सकता था। सबसे आगे वाला फेरल हवा में कूदा, सीधे झोपड़ी के अंदर आने के लिए। मैंने डायनामाइट को अपनी पूरी ताकत से बाहर फेंका, लेकिन मैंने उसे फेरल्स के ऊपर नहीं फेंका। मैंने उसे उनके सिर के ऊपर से हवा में घुमाते हुए सीधा पिट की तरफ फेंका। डायनामाइट हवा में घूमता हुआ गया, चिंगारियां छोड़ते हुए, और ठीक पिट के मुहाने पर जाकर गिरा। नीचे हो जाओ, मैं चिल्लाया और खुद को रेंजर के उस पुराने डेस्क के पीछे फेंक दिया। फेरल्स ने डायनामाइट को गिरते हुए देखा। वे एक सेकंड के लिए ठिठक गए। वे समझ नहीं पाए कि वो चमकती हुई चीज़ क्या है। और फिर बूम! धमाका इतना ज़बरदस्त था कि मुझे लगा मेरे कान के पर्दे फट गए। कैवर्न की ज़मीन उछल गई। झोपड़ी की लकड़ी की दीवारें तिनकों की तरह उड़ गईं। धूल और पत्थरों का तूफान आ गया। एक्सप्लोजन ने पिट के किनारे को तोड़ दिया था। भारी पत्थर और मलबा पिट के अंदर गिर गया, और उसके साथ ही वे सारे फेरल्स भी हवा में उड़ गए जो पिट के पास खड़े थे। उनके शरीर चीथड़े होकर बिखर गए। धूल के गुबार के बीच सन्नाटा नहीं था। अब वहाँ चीखें थीं, दर्द और दहशत की चीखें। लेकिन सबसे भयानक आवाज़ पिट के अंदर से आई, रोर। डायनामाइट के धमाके ने फादर को चोट पहुंचाई थी, या कम से कम उसे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। पिट के अंदर से एक ऐसी गूंज उठी जिसने कैवर्न की छत से लटकते पत्थरों को हिला दिया। मैं मलबे के नीचे से रेंगता हुआ बाहर निकला। मेरे कानों में अभी भी पी बज रहा था। मेरा चेहरा धूल से सना था। झोपड़ी अब नहीं थी, सिर्फ रेंजर का स्केलेटन और वो बक्सा बचा था। मैंने देखा कि बाकी बचे हुए फेरल्स अब मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। वे पिट की तरफ देख रहे थे। डर के मारे पीछे हट रहे थे। पिट से काला धुआं निकल रहा था। यही मेरा मौका था। मैं उठा और झोपड़ी के पीछे वाले अंधेरे कोने की तरफ भागा। जब मैं पहले अंदर आया था तो मैंने लकड़ी के फट्टों के पीछे एक लोहे का गेट देखा था। मैं वहाँ पहुँचा। ये एक पुराना माइन शाफ्ट एलिवेटर था, लोहे का जंग लगा हुआ पिंजरा। लेकिन क्या ये चलता था? मैंने सलाखों को खींचा। गेट जैम था। पीछे कैवर्न में हलचल तेज हो गई थी। फेरल्स का ध्यान वापस मेरी तरफ आ रहा था। वे गुस्से में थे। खुल जा, खुल जा! मैंने गेट पर लात मारी। पिट के अंदर से धुएं के बीच से कुछ बाहर निकला। एक विशालकाय काला टेंटिकल, सूर जैसा अंग। ये किसी पेड़ के तने जितना मोटा था। वो पिट से बाहर आया और ज़मीन पर धम से गिरा। उसने एक फेरल को, जो भागने की कोशिश कर रहा था, पकड़ लिया और एक झटके में पिट के अंदर खींच लिया। बाकी फेरल्स अब पागल हो चुके थे। आधे भाग रहे थे,
आधे मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने अपनी रिवॉल्वर की बट से एलिवेटर के लॉक पर वार किया। खट, ताला टूट गया। मैंने गेट खोला और अंदर कूद गया। एलिवेटर के अंदर एक बड़ा सा लीवर था। मैंने उसे खींचा। कुछ नहीं हुआ। नहीं, नहीं। फेरल्स अब मेरे बिल्कुल करीब थे। एक फेरल ने अपना हाथ एलिवेटर की जाली के अंदर डाला और मुझे जैकेट पकड़ ली। उसने मुझे जाली की तरफ खींचा। उसका चेहरा जाली से सटा हुआ था। वो मुझे काटने की कोशिश कर रहा था। मैंने रिवॉल्वर की नली उसके माथे पर टिकाई। धाएं। उसका सिर पीछे झटक गया। उसका हाथ ढीला पड़ गया। तभी ऊपर लगी मोटर से एक आवाज़ आई। क्लिक क्लिक। घर। गियर्स घूमने लगे। शायद डायनामाइट के धमाके से या रेंजर के किसी पुराने सेटअप से। वाइब्रेशन ने कनेक्शन जोड़ दिया था। एलिवेटर ने झटका खाया और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फेरल्स ने पिंजरे पर छलांग लगा दी। वे जाली पर लटक गए, चीख रहे थे। मैंने ज़मीन को अपने पैरों के नीचे से दूर जाते हुए देखा। पिट, वो फेरल्स और वो फादर का हाथ सब नीचे छूट रहे थे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एलिवेटर के ऊपर शाफ्ट के अंधेरे में कुछ और भी हो सकता था। और एलिवेटर की रस्सियाँ 100 साल पुरानी थीं। वे मेरे वज़न से चरमरा रही थी। एलिवेटर ऊपर जा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ किसी पुरानी बीमारी की तरह थी। क्लिक क्लिक। घर। हर इंच चढ़ने के साथ लोहे की केबल से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे वो चीख रही हूँ। मुझे लग रहा था कि किसी भी पल ये टूट जाएंगी और मैं उस नर्क में वापस गिर जाऊंगा। नीचे का नज़ारा धुंधला होता जा रहा था। वो कैवर्न, वो पिट और वो आग की लपटें अब अंधेरे में छोटी होती जा रही थीं। मैंने राहत की एक सांस ली ही थी कि अचानक पिंग। ऊपर अंधेरे में कहीं एक केबल टूटने की तेज़ आवाज़ आई। एलिवेटर एक झटके के साथ रुक गया। पूरा केज हवा में झूलने लगा। मैं संतुलन खो बैठा और जालीदार फर्श पर गिर गया। मेरा दिल मुंह को आ गया। नहीं, नहीं, अभी नहीं। एलिवेटर अब ऊपर नहीं जा रहा था। वो अटक गया था। और जिस तरह से वो टेढ़ा हो गया था, मुझे साफ समझ आ रहा था कि एक साइड की केबल टूट चुकी है। अब पूरा वज़न सिर्फ एक बची खुची जंग लगी केबल पर था। मैंने नीचे देखा। मेरे पैरों के नीचे जाली के आर पार गहरा काला शाफ्ट था और उस अंधेरे में मुझे हलचल दिखाई दी। वे आ रहे थे। वे फेरल्स एलिवेटर का इंतज़ार नहीं कर रहे थे। वे शाफ्ट की दीवारों पर लगे लकड़ी के बीम्स और पत्थरों को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ रहे थे, बिल्कुल मकड़ियों की तरह। उनके चढ़ने की रफ्तार डरावनी थी। खट खट खट। उनके नाखून लकड़ी में गड़ रहे थे। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैंने खुद से कहा। मैंने टॉर्च को ऊपर शाफ्ट की तरफ मारा। एलिवेटर की छत से करीब 5 फीट ऊपर और 3 फीट दूर दीवार में एक पुरानी जंग लगी लोहे की सीढ़ी लगी थी। वो ऊपर की तरफ जा रही थी, शायद सतह तक। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एलिवेटर के ऊपर चढ़ना होगा और फिर वहाँ से उस लैडर पर कूदना होगा। अगर मैं चूका तो सीधा नीचे, सैकड़ों फीट नीचे। एलिवेटर फिर से हिला। क्रीक। नीचे से एक फेरल की गुर्राहट अब साफ सुनाई दे रही थी। वो शायद एलिवेटर के नीचे तक पहुंच चुका था। मैंने बिना वक्त बर्बाद किए एलिवेटर की साइड ग्रिल पर पैर रखा और ऊपर छत पर चढ़ गया। छत फिसलन भरी थी। वहाँ ग्रीस और सालों पुरानी धूल जमी थी। मैं खड़ा हुआ। मेरी टॉर्च की रोशनी उस लैडर पर थी। तू कर सकता है लियम। मैंने अपनी धड़कन को काबू करने की कोशिश की। नीचे एलिवेटर के फर्श पर एक ज़ोरदार धम्म हुई। कोई नीचे से पिंजरे के अंदर कूद गया था। फेरल अंदर आ चुका था। अब वो छत को तोड़कर ऊपर आएगा। मैंने अपने घुटने मोड़े, एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। हवा में वो 1 सेकंड किसी साल जैसा लगा। मेरे हाथ लोहे की सीढ़ी के डंडों से टकराए। क्लैंग। मेरी पकड़ बनी, लेकिन लोहा इतना ठंडा और गीला था कि मेरा बायां हाथ फिसल गया। मैं सिर्फ एक हाथ के सहारे हवा में लटक गया। मेरा पूरा शरीर झूल गया। आह! मेरे कंधे में एक तेज़ दर्द उठा। मैंने जल्दी से अपना दूसरा हाथ ऊपर फेंका और डंडे को पकड़ लिया। मैंने अपने पैर दीवार पर टिकाए और खुद को स्थिर किया। तभी मेरे पीछे एक भयानक स्क्रीच और क्रैश की आवाज़ आई। वो फेरल जो एलिवेटर की छत पर मेरे पीछे आया था, उसने भी कूदने की कोशिश की थी, लेकिन वो चूक गया। वो मेरे ठीक बगल से हवा में हाथ पैर मारता हुआ नीचे गिर गया। उसकी चीख शाफ्ट में गूंजती रही जब तक कि वो नीचे अंधेरे में गायब नहीं हो गई।
लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके पीछे और भी थे। मैं ऊपर चढ़ने लगा, एक एक डंडा। मेरे हाथ दुख रहे थे, सांस फूल रही थी। खट खट खट, नीचे और आवाज़ें आ रही थी। वे सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। वे एलिवेटर को छोड़कर अब सीधा लैडर पर आ रहे थे। मैं ऊपर नहीं देख रहा था, बस चढ़ रहा था। 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, ये शाफ्ट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक मेरा सिर किसी चीज़ से टकराया। ठक, मैं रुक गया। मैंने ऊपर देखा, शाफ्ट बंद था। मेरे सिर के ऊपर एक लोहे का ढक्कन, मैनहोल कवर था। ये शायद माइन का सर्विस एग्जिट था। मैंने एक हाथ से ढक्कन को धक्का दिया, वो नहीं हिला, जाम था। यह शायद ऊपर से बंद था। नीचे से आने वाली आवाज़ें अब बहुत करीब थीं। मैं उनकी सड़ी हुई सांसों की बदबू महसूस कर सकता था। अगर मैं यहाँ रुका तो वे मेरे पैर पकड़ लेंगे और मुझे नीचे खींच लेंगे। खुल जा भाई, प्लीज़ खुल जा। मैंने अपने कंधे से धक्का मारा। नीचे से एक पंजा आया और मेरे बूट को खुरच गया। आह! मैंने नीचे लात मारी। मेरा पैर एक फेरल के चेहरे पर लगा। वो हिस करके थोड़ा नीचे फिसला। मैंने रिवॉल्वर निकाली। मेरे पास अब सिर्फ 2 गोलियां थीं। मैंने ढक्कन के लॉक पर नाल टिकाई। ये पागलपन था। गोली का छर्रा मुझे ही लग सकता था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और ट्रिगर दबा दिया। ढाएं! चिंबारियाँ उड़ी। मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने दोबारा कंधे से धक्का मारा। क्रैक! ताला टूट गया। ढक्कन थोड़ा ऊपर उठा। ताज़ी हवा, ठंडी जंगल की हवा का एक झोंका अंदर आया। मैंने पूरी ताकत लगाकर ढक्कन को पलटा और खुद को बाहर खींच लिया। मैं गीली घास पर लुढ़क गया। मैं बाहर था, मैं ज़मीन के ऊपर था। मैंने तुरंत ढक्कन को वापस बंद किया और उसके ऊपर एक भारी पत्थर लुढ़का दिया जो पास ही में पड़ा था। अंदर से धम धम की आवाज़ें आने लगीं। वे ढक्कन से टकरा रहे थे, लेकिन वो पत्थर भारी था। वे फिलहाल बाहर नहीं आ सकते थे। मैं वहीं घास पर लेटा रहा, आसमान की तरफ देखते हुए। तारे दिख रहे थे, असली तारे। लेकिन ये वो जगह नहीं थी जहाँ मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी थी। ये केबिन नहीं था। मैं जंगल के किसी बहुत गहरे और पुराने हिस्से में था। यहाँ पेड़ और भी ज़्यादा घने थे और मेरे सामने एक पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत खड़ी थी। ये कोई माइनिंग स्टेशन नहीं था, ये एक चर्च था। एक पुराना लकड़ी का चर्च जिसकी छत ढह चुकी थी और खिड़कियों पर बोर्ड लगे थे। और उस चर्च के दरवाजे पर एक लालटेन जल रही थी। कोई वहाँ था। मैनहोल के उस भारी ढक्कन पर पत्थर रखने के बाद मैं वहीं घास पर कुछ पल लेटा रहा। मेरे फेफड़े हवा खींचने के लिए लड़ रहे थे। मेरे कपड़े कीचड़, सीवेज और खून से सने हुए थे। मैं किसी इंसान जैसा कम और किसी दलदल से निकले राक्षस जैसा ज़्यादा लग रहा था। लेकिन वो रोशनी, वो लैंटर्न जो सामने जल रही थी, वो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। वो चर्च जंगल के बीचों बीच पेड़ों की लंबी छायाओं में किसी प्रेतवादित महल जैसा खड़ा था। उसकी लकड़ी की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और छत पर लगा क्रॉस आधा टूटकर नीचे लटक रहा था। लेकिन उस तबाही के बीच दरवाजे पर टंगी वो लैंटर्न हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। क्रीक क्रीक। जंगल का ये हिस्सा अजीब तरह से शांत था। माइन शाफ्ट के अंदर का वो शोर, वो फेरल्स की चीखें, सब ज़मीन के नीचे दबी रह गई थीं। यहाँ ऊपर सिर्फ हवा की साएं साएं थी। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मेरे पैरों में अब जान नहीं बची थी, लेकिन उम्मीद एक खतरनाक नशा है। मुझे लगा कि शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए, कोई रेंजर, कोई कैंपर, कोई भी। मैं धीरे धीरे चर्च की तरफ बढ़ा। सूखी पत्तियाँ मेरे बूट्स के नीचे क्रंच कर रही थीं। जैसे जैसे मैं करीब पहुँचा, मुझे एक अजीब सी गंध आई। ये सड़ी हुई चीज़ों की गंध नहीं थी, ये इंसेंस यानी लोबान या अगरबत्ती की गंध थी, कड़वी, भारी और नशीली। मैं दरवाजे पर पहुंचा। वो आधा खुला था। हेलो, मैंने आवाज़ दी। मेरी आवाज़ फटी हुई थी। कोई है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस वो लैंटर्न हवा में झूलती रही। मैंने अपनी रिवॉल्वर को कसकर पकड़ा, जिसमें अब सिर्फ 2 गोलियां बची थी, और दरवाजे को पैर से धक्का दिया। धड़ाम! दरवाजे की आवाज़ उस खाली हॉल में गूंज उठी। अंदर का नज़ारा देखकर मैं ठिठक गया। ये एक अबैंडन्ड चर्च नहीं था, ये यूज्ड लग रहा था। लकड़ी के प्यूज टूटे हुए थे और उन्हें किनारे कर दिया गया था, और पूरे फर्श पर हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। जानवरों की हड्डियां, हिरन, रैकून और शायद
कुछ इंसानी हड्डियां भी। लेकिन हॉल के दूसरे छोर पर ऑल्टर के पास मोमबत्तियां जल रही थी, ढेर सारी मोमबत्तियां। और उस ऑल्टर के सामने एक शख्स घुटनों के बल बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने एक लंबा गंदा काला चोगा पहना था। उसके बाल सफ़ेद थे और कंधों तक बिखरे हुए थे। वो कुछ बुदबुदा रहा था, प्रार्थना या कोई मंत्र। मैं धीरे धीरे अंदर गया। मेरा निशाना उसकी पीठ पर था। हिलो मत, मैं चिल्लाया, अपने हाथ ऊपर करो। वो शख्स रुका नहीं। उसकी बुदबुदाहट जारी थी। उसकी आवाज़ सूखी और खड़खड़ाती हुई थी। और अंधेरे से वे आएंगे और अंधेरा उन्हें अपना लेगा। पिता की भूख मिटेगी, पिता खुश होंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फादर, वही शब्द जो माइन की दीवारों पर लिखा था। मैंने कहा, मुड़ो। मैंने हैमर को पीछे खींचा। क्लिक। उस आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। मैं किसी डरावने चेहरे की उम्मीद कर रहा था, किसी राक्षस की, लेकिन वो बस एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें मोतियाबिंद के कारण दूधिया सफ़ेद हो चुकी थी। वो लगभग अंधा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक पागलपन भरी शांति। उसने मुझे देखा, या शायद मेरी आवाज़ की दिशा में देखा, और मुस्कुराया। उसके दांत नहीं थे। आह, उसने अपनी बाहें फैलाईं। एक और यात्री, जंगल ने तुम्हें उगल दिया। तुम हो कौन? मैंने बंदूक नीचे नहीं की। और ये सब क्या है? मैं, उसने हंसा। उसकी हंसी सूखी खांसी जैसी थी। मैं तो बस एक सेवक हूँ, एक रखवाला, कीपर। वो ऑल्टर से नीचे उतरा और मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। तुम माइन से आए हो ना? उसने हवा में सूंघा। तुम पर पाताल की बदबू है, और बारूद की। वो चीज़ें, वो राक्षस, वे ऊपर आ रहे हैं। हमें यहाँ से भागना होगा। बूढ़ा फिर हंसा। भागना? कहाँ भागोगे बेटे? जंगल उनका है, ज़मीन उनकी है। तुम तो बस उनके लाडर यानी पैंट्री में भटक रहे हो। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। मैं ट्रिगर दबाने ही वाला था, लेकिन मैंने देखा कि वो कोई हथियार नहीं था। वो एक मांस का टुकड़ा था, कच्चा मांस। उसने उसे फर्श पर फेंक दिया। वे ऊपर नहीं आ रहे, बूढ़े ने कहा। वे पहले से ही यहाँ हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, चर्च की छत, रैफ्टर्स के अंधेरे से लार टपकने की आवाज़ आई। ड्रिप। मेरे कंधे पर कुछ गीला गिरा। मैंने ऊपर देखा। छत के बीम्स पर वे लटके हुए थे। फेरल्स, 10 ऑफ देम। वे उल्टे लटके हुए थे, चमगादड़ों की तरह। उनकी पीली आंखें मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही थीं। वे मुझे देख रहे थे। वे उस बूढ़े को देख रहे थे। वे हमला नहीं कर रहे थे, वे बूढ़े के आदेश का इंतज़ार कर रहे थे। ये चर्च कोई शरण स्थल नहीं था, ये उनका भोजन कक्ष था। और ये बूढ़ा, ये उनका पुजारी नहीं, उनका फीडर था। बूढ़े ने मेरी तरफ देखकर अपनी बिना दांतों वाली मुस्कान बिखेरी। पिता ने तुम्हें भेजा है, प्रसाद के रूप में, उसने कहा। उसने छत की तरफ इशारा किया। खा लो मेरे बच्चों। छत से तीनों फेरल्स ने एक साथ छलांग लगा दी। एक उम्मीद जो मौत का फरमान बन गई। जिस जगह को लियम ने पनाह समझा था, वो असल में शैतानों का डाइनिंग टेबल निकला। छत से गिरते वो भूखे साए, सामने खड़ा वो पागल पुजारी, और लियम की रिवॉल्वर में सिर्फ 2 गोलियां। गणित साफ है, मौत का पलड़ा भारी है। क्या लियम उस पवित्र नर्क से बाहर निकल पाएगा, या वो भी उस चर्च के फर्श पर बिखरी हड्डियों के ढेर में बस एक और नाम बनकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है वो पिता जिसकी भूख कभी नहीं मिटती? इस खूनी खेल का अगला अध्याय यानी नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द, सिर्फ आउल शेड पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि लियम उस जलते हुए पिंजरे से जिंदा बचता है या नहीं, तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही अगला हिस्सा आए, सबसे पहले आपकी रूह कांपे। अगर आज की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं, तो लाइक बटन दबाकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं और कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है वो पुजारी कौन है। तब तक के लिए अपने दरवाजे बंद रखिए, क्योंकि अंधेरा कभी खाली नहीं होता। गुड नाइट।